अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और हमारे साथ शकील चौधरी साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले आपको नया साल मुबारक हो। आपको भी नया साल मुबारक हो एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। और सर आज हम जरा वैसे तो एक टॉपिक हमारे पास ये भी है कि जो यानी जो न्यूज़ हमने डिस्कस करनी है वो ये कि डॉक्टर जयशंकर और सरदार अयाज सादिक साहब की मुलाकात हुई है ढाका में। उस पर काफ़ी लोग बात कर रहे हैं क्योंकि इस ज़माने में जब क्रिकेट टीम हाथ नहीं मिला रही, हॉकी टीम हाथ नहीं मिला रही और कई तरह की टेंशन चल रही हैं, अगर ये एक खुशगवार वाक़ये के तौर पे लिया जा रहा है, लोगों को बहुत पसंद आया है और कई लोग खैर एतराज़ भी कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको वेलकम कर रहे हैं कि दोनों ने हाथ मिलाया और मुस्कुराहटें भी चेहरे पर थी। इस पे भी हम बात करेंगे और आज और साथ ही साथ पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम जो है, क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम बनाने में कोई भी हुकूमत या डिक्टेटरशिप जब आई तो ये लोग नाकाम क्यों रहे हैं। अगर हम कंपेयर करें भारत या बांग्लादेश से, तो इमरान खान आए थे तो उन्होंने कहा था कि एक ही जैसा निज़ाम तालीम लेकर आ जाएंगे, लेकिन वो एक ही क्या सही होगा। तो सर उस पे हम पहले बात करते हैं। और आपको क्या लगता है सर, ये जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है जिसमें कि सिर्फ ये नहीं कि रट्टा लगा के पास हो गए या नंबर ले आए, लेकिन एक जहनी तौर पे जो एजुकेशन जो मिलती है हमारे यहाँ स्टूडेंट्स को, चाहे वो हमारा जमाना हो, बाद वाला हो, या इस वक्त का हो या हमसे पहले का, कभी भी एजुकेशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया या कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रही। क्या वजह है इसकी? जी, ये बड़ा अहम मौजू है एंड आई एम ग्लैड यू आर रेजिंग दिस इशू। तो उसमें मसला ये है कि हमारी जो है ना प्रायोरिटी नहीं रहा। ये शोबा जो है तालीम का जो शोबा है, इट हैज नेवर बीन अवर प्रायोरिटी। तो इसलिए क्वालिटी एजुकेशन तो दूर की बात है, हम बेसिक एजुकेशन भी अपनी कौम को नहीं दे सके। अगरचे आइन में ये लिखा हुआ है कि जी स्टेट जो है वो फैसिलिटेट करेगी, लोगों को एजुकेट करेगी, लेकिन एक्चुअली स्टेट इज नॉट सीरियस अबाउट एजुकेटिंग द पब्लिक। और मैं कई दफा ये कोट कर चुका हूं कि हमारे 27 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, 40% बच्चे स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं। उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारी स्टेट कितनी सीरियस है एजुकेशन के हवाले से। और जहां तक क्वालिटी एजुकेशन का ताल्लुक है, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हों, मार्केटेबल स्किल्स सिखाई जाएं, उसमें तो हम बहुत ही पीछे हैं। तो हम जो भी ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी क्वालिटी जो है बहुत पुअर है। और इवन आप देखिए सीएसएस जो है, कितने लोग उसमें अपीयर होते हैं और बहुत कम हैं जो पास हो पाते हैं। उसके बाद इंटरव्यू में कितने लोग फेल होते हैं। तो इट इज अ सैड रिफ्लेक्शन ऑन अवर एजुकेशन सिस्टम। और उसकी वजह एक ये भी है कि हमारे यहाँ शुरू से ही जोर जो है ना वो रट्टे पे है, मेमोराइजेशन पे है। अ, सोचने की सलाहियत जो है वो हमारा सिस्टम पैदा नहीं करता। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स की टर्म तक जो है वो हमारे स्टूडेंट्स तो क्या, टीचर्स को भी मालूम नहीं होती। वो कभी इस तरह की चीजें डिस्कस नहीं करते कि चीजों को तनकीदी अंदाज से देखो, क्रिटिकली देखो, और जो भी चीज आप पढ़ते हैं उसको क्विकली बिलीव मत करो। तो ये जो चीजें हैं, अच्छा जो एजुकेशन सिस्टम है वो तनकीदी सोच पैदा करता है और इंटरनेशनल मार्केट प्लेस के लिए वो ग्रेजुएट्स पैदा करता है। हमारे यहाँ तो ये है कि अगर आप रट्टा लगाएं, स्टेट का जो नैरेटिव है, डोमिनेट नैरेटिव जो है, उसको सपोर्ट करें, तो आप बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं, आपको ए ग्रेड मिलेगा। तो मैं बर्तानिया में पढ़ता रहा हूँ। तो एक पेपर मैंने लिखा जिसमें बीबीसी पे तारीफ की, सिंसियर तारीफ थी। तो मेरे जो सुपरवाइजर थे उन्होंने बड़े ढीले से मुंह से कहते हैं, इट इज गुड दैट यू हैव प्रेज द बीबीसी, बट इट वुड हैव बीन बेटर इफ यू हैड आल्सो एक्सप्लोर्ड इट्स वीकनेसेस एंड कंस्ट्रेंट्स। कि यानी बीबीसी की तारीफ काफी नहीं है, उसकी वीकनेसेस और उसकी कंस्ट्रेंट्स और मजबूरियां जो हैं उनको भी डिस्कस करना जरूरी है। यानी कोई इदारा परफेक्ट नहीं है, इसलिए हर इदारे में कुछ ना कुछ फॉल्ट्स होते हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें होती हैं, कुछ उसमें नेगेटिव्स होते हैं। तो वो तक जब तक आप नहीं उनका तजिया करते, उस वक्त तक आपको अच्छा ग्रेड नहीं मिलता। तो ये जो चीज है, मेरे टीचर्स जो थे, मैनी ऑफ देम वर एजुकेटेड इन द वेस्ट, लेकिन उन्होंने कभी ये बात हमें नहीं बताई। शायद उनको अंदाजा है कि भाई पाकिस्तान जैसे माहौल में इसकी गुंजाइश नहीं है, यहाँ पे नहीं ये चीज चलती। हमारे यहाँ तो यही एक्सपेक्ट किया जाता है। बहुत से टीचर्स जो हैं जो जरा हट के पढ़ाते हैं, वो बता देते हैं कि भाई ये मैं चीजें आपको बता तो रहा हूं लेकिन एग्जाम में मत लिखना। इसलिए बहुत जो है ना हमें नजरियाती जो पैरामीटर्स हैं हमारे, वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं। और वो जो क्वालिटी एजुकेशन है उसको जो है वो आगे नहीं बढ़ने देते।
तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट स्टोरी. लेकिन सर कहीं ना कहीं जो है वो ये भी कहा जाता है कि हमारे यहाँ जो बजट बनाया जाता है उसमें एजुकेशन का बजट काफी कम होता है, जबकि बाकी चीजों में हम डिफेंस और कई दूसरी चीजों में जो है शोबों में जिसका कोई डायरेक्टली वास्ता नहीं होता पब्लिक के साथ, उसमें काफी बजट लगा देते हैं, और कभी किसी भी गवर्नमेंट की जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो एजुकेशन नहीं रही। अगर आप बांग्लादेश को देखें तो वहां पे एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। भारत से कई आपने देखा लोग ऐसे निकले या स्टूडेंट्स ऐसे निकले जिन्होंने दुनिया में अपना नाम बनाया है। पाकिस्तान बेशक छोटी कंट्री है, यहाँ से चले उनके मुकाबले में 10% 20% ही निकल आते, वो भी नहीं निकले। क्या लगता है आपको कभी हो पाएगा? मुश्किल है कि जब तक हमारी सोच नहीं बदलती, हमारी फॉरेन पॉलिसी की जो अप्रोच है वो नहीं बदलती, हम अपने ख्यालात पे एक तनकीदी नज़र नहीं दौड़ाते, तो मुश्किल है कि इस तरह की कोई चेंज आए. और जहां तक एजुकेशन बजट का ताल्लुक है, देखिए एजुकेशन की कोई लॉबी नहीं है मुल्क में, तो इसके लिए कोई बंदा आवाज नहीं उठाता. तो वो कहते हैं ना जी कि माँ भी उस वक्त तक दूध नहीं देती बच्चे को जब तक वो रोए ना, प्रोटेस्ट ना करे. तो हमारे यहाँ एजुकेशन की चूंकि लॉबी कोई नहीं है, तो इसलिए जितने भी पैसे उसको मिल जाएं वो गनीमत होती है. ये नहीं देखते कि यार इससे हम अपने नौजवान नस्ल को आगे लेके जा सकते हैं, नहीं लेके जा सकते. यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं उनकी तनख्वाहें जो हैं बर वक्त अदा होंगी नहीं होंगी. तो हमारी यूनिवर्सिटियां जो हैं, इसका एचईसी का बजट देख लीजिए, उन्होंने कितने पैसे मांगे थे और उनको दिए कितने गए. यानी पिछले साल से भी कम पैसे इस दफा बजट में दिए गए. और इस दफा आपको पता है कि डिफेंस बजट में 20% का इजाफा हुआ. तो वो जाहिर है कहीं ना कहीं से तो काट के ही आपको देने पड़ेंगे. आज मैं किसी इंडियन जर्नल का इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो यही बात कर रहे थे कि यार कौम जो है ना वो राफेल से नहीं बनती, कौम जो है वो तालीम से बनती है, टेक्नोलॉजी से, साइंस से बनती है. तो ही वाज टॉकिंग रियली सेंस कि हमें जो है एजुकेशन में ये जो सोशल सेक्टर है उसको मजबूत बनाना है. डिफेंस पे जब हम खर्च करेंगे तो सोशल सेक्टर से ही कट लगाना पड़ेगा ना. सो लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए वो एक जर्नैल था, वो ये बातें कर रहा था. हमारे यहाँ जर्नैल जो है इस तरह की बातें अनफॉर्चुनेटली नहीं करते. तो लॉन्ग टर्म फ्यूचर जो है ना, अगर आप उसको बेहतर बनाना चाहते हैं तो यू हैव टू टेक एजुकेशन सीरियसली. और जो एजुकेशन के एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ आपको मिल बैठना पड़ेगा, और उनसे मुशावरत किए बगैर आप अच्छा जो करिकुलम है वो नहीं बना सकते, अच्छा सिस्टम नहीं बना सकते. लेकिन चूंकि हमारी ये प्रायोरिटी नहीं है तो किसी का ध्यान उधर जाता ही नहीं है. बिल्कुल ऐसे ही है सर, लेकिन अफसोस की बात है कि किसी का भी ध्यान उस तरफ नहीं जाता, जो कि पहली बात यही कि जाना चाहिए। और अगर एजुकेशन सेक्टर को हम मजबूत करेंगे तो इकोनॉमी भी अपने आप ही जो है वो ग्रो करेगी और बेटर होती चली जाएगी। लेकिन सर दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो हिंदुस्तान पाकिस्तान में जिस तरह की टेंशन रही लास्ट ईयर, आई विश कि उस तरह की सूरत हाल दोबारा ना हो, और दोनों कंट्रीज अमन से रहें, दोनों कंट्रीज आराम से रहें, और लोग भी जो है एक दूसरे के लिए थोड़ा पॉजिटिव थॉट जो है वो लेकर आए। क्रिकेट टीम हाथ नहीं मिला रही, हॉकी टीम जो स्पोर्ट्स वाले हैं बहरहाल उनके कुछ ना कुछ टेंशन चल रही थी लास्ट ईयर आपने देखा, लेकिन एक आखिरी दिन जो था 31 दिसंबर का, वो बड़ा ही खुशगवार एक चीज लेकर आया। हालांकि वैसे गए तो दोनों ही जो कंट्रीज के लीडर्स थे वो एक आप जानते हैं कि खालिदा जिया साहिबा की डेथ के बाद जो वहां पे कंडोलेंस के लिए गए थे, लेकिन दोनों ने हाथ मिलाया, डॉक्टर जयशंकर ने भी और यहाँ से भी जो नेशनल असेंबली के स्पीकर साहब गए थे। दोनों के दरमियान ना सिर्फ ये कि शेक हैंड हुआ है बल्कि चेहरे पे मुस्कुराहट भी थी। अब कई लोग कह रहे हैं कि जी वो ऐसे ही हाथ मिला लिया, कोई खास बात नहीं है, तो चले मान लिया कोई खास बात नहीं है, लेकिन जिस तरह का माहौल रहा है उसमें ये हाथ मिलाना आपको कितना इंपॉर्टेंट लग रहा है, और वो भी एक बड़ी खुशगवार और खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ दोनों के चेहरे पे? मेरे ख्याल में तो बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, इसको वेलकम करना चाहिए. मैंने फेसबुक पे भी इसको वेलकम किया और कहा कि भाई इट्स अ गुड साइन, उस पे बिल्ड ऑन करना चाहिए. और अयाज सादिक साहब के लिए भी एक सरप्राइज का बायस थी, और उन्होंने इसको अप्रिशिएट भी किया. वो खुद भी परेशान थे कि चूंकि एक हिस्ट्री थी कि हाथ ना मिलाने की, तो उनके नजदीक ये था कि यार ये क्या awkward मोमेंट आने वाला है. तो वो कहते हैं कि जी डॉक्टर जयशंकर ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और उनको कहा कि मैं आपको जानता हूं. सो दैट वाज वेरी वेरी नाइस जेस्चर. और उनमें कोई वो एरोगेंस नहीं थी कि जनाब द अदर पर्सन इज सपोज टू नो हु एम आई. तो उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया. तो ये मेरे ख्याल में अच्छा है. और हमारे जो वजीर हैं
ایک وزیر نے بڑا irresponsible سا بیان دیا کہ جی یہ منافقت کا مسافہ ہے. میرا خیال ہے اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. اسی طرح کے بیانات جو ہیں عمران خان کی کیبنٹ کے ایک بندے نے بھی دیے تھے کہ جب پرائم منسٹر مودی نے گڈ وشز بھجوائیں پرائم منسٹر عمران خان کو جب ان کو کووڈ ہوا تھا, تو اس نے کہا تھا جی ہمیں پرائم منسٹر مودی کی گڈ وشز کی ضرورت نہیں ہے. دیٹ واز ویری ان ڈپلومیٹک. تو ہمارے جو وزیر ہیں ان کی میرے خیال میں ڈپلومیسی میں کچھ نہ کچھ ٹریننگ کی ضرورت ہے, اینڈ دے شوڈ تھنک بیفور دے اسپیک. بالکل ایسا ہی ہے سر, اور یقیناً چاہے کچھ عرصے کے بعد ہو یا کچھ بھی ہو, اگر اس طرح سے کوئی آ کر ملتا ہے اور کہیں سے بھی ہلکی سی بھی امید بنتی ہے کہ ہندوستان پاکستان کے ٹرمز تھوڑے سے بہتر ہو سکتے ہیں, تو بالکل اس کو ویلکم ہی کرنا چاہیے. کیا دیکھ رہے ہیں سر آپ کو یہ جو نیا سال شروع ہوا ہے, افغانستان بارڈر پہ ٹینشن ہے, بھارت کے ساتھ بھی تھوڑی بہت ٹینشن تو اس وقت بھی چل رہی ہے, ایران کی طرف سے بھی عجیب عجیب سی خبریں آ رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے یہ سال ٹف رہے گا, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ تھوڑا بہت بہتری آئے گی؟ ٹف تو لگ رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ امید بھی ہے کہ جو پاکستان کے جو فرینڈز ہیں جن کے انڈیا سے بھی اچھے تعلقات ہیں یا افغانستان سے اچھے تعلقات ہیں, جیسے قطر ہے, تو ان کو اگر کوئی رول ادا کرے, میرے خیال میں کوئی اچھی خبر آ سکتی ہے. سعودی عربیہ سے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ کچھ رول ادا کریں, کیونکہ جب انڈیا پاکستان کی ٹینشن ہوتی ہے تو سعودی عربیہ کے لیے بھی مشکل پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم بیان دیں نہ دیں, کیا بیان دیں. ایک بیان دیں گے تو اس سے انڈیا ناراض ہوگا, دوسرا بیان دیں گے تو پاکستان ناراض ہوگا. تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو اس کو پری ایمپٹ کرنا چاہیے میرے خیال میں, کہ ان کا جو امن ہے وہ پورے خطے کے لیے اچھا ہے, مڈل ایسٹ کے لیے اچھا ہے, سعودی عرب اور یو اے ای اور قطر کے لیے اچھا ہے, تو پیس کس کے لیے اچھا نہیں ہے. تو آئی تھنک اٹ سوٹس ایوری بڈی. اور ابھی آپ نے جیسے ذکر کیا ایاز صادق صاحب کی جو میٹنگ ہوئی ڈاکٹر جے شنکر سے, اس کا کریڈٹ ایک طرح سے وہاں کے جو چیف ایڈوائزر ہیں ڈاکٹر یونس نے لیا. انہوں نے سب سے پہلے ٹویٹ کیا وہ کہ بھئی ہماری سرزمین پہ یہ ایک طرح کا جو تھو ہے, ریلیشنز میں تھوڑی سی بہتری آئی ہے, اس کا کریڈٹ ہمیں جاتا ہے. تو یہ میرے خیال میں اچھی ڈیولپمنٹ ہے, اس پہ بلڈ آن کرنا چاہیے. اور ہمارے جو ہیں جو پیس لونگ سیکشنز ہیں ان کو اس میں رول ادا کرنا چاہیے. ایک نام جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ محمود دورانی صاحب کا ہے, میجر جنرل محمود دورانی, جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی رہے اور اس سے پہلے امریکہ میں ایمبیسڈر رہے, اور انڈیا میں بھی ان کو اچھے لفظوں سے ان کو یاد کیا جاتا ہے. ان کو جنرل شانتی بھی کہتے ہیں لوگ. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں میرا خیال ہے کہ ان کو اور میڈیا کو پازیٹیو رول ادا کرنا چاہیے تاکہ ہم اچھے مستقبل کی طرف بڑھ سکیں. تو سر اس میں چاہے وہ افغانستان ہو یا کہہ لیجیے بھارت ہو, ان کے ساتھ جو ریلیشنز ہمارے خراب ہوئے ہیں اور یا تھوڑے بہت خراب چل رہے ہیں جتنے بھی, اس میں ہماری اپنی کتنی غلطی آپ کو محسوس ہوتی ہے؟ کیونکہ بہت عجیب قسم کی سٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں, نہ صرف بھارت کو لے کے بلکہ افغانستان کو لے کر بھی. کئی بار ہمارے جو منسٹرز ہیں وہ بھی کہہ لیجیے کہ بہت حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو کنٹرول کرنا چاہیے, اس لیے کہ وہ جو زبانی کلامی بھی جو لڑائی ہو رہی ہوتی ہے وہ کافی زیادہ نفرتیں بڑھا دیتی ہے؟ جی بالکل, میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ ہمارے جو منسٹرز ہیں ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہے ان دی آرٹ آف ڈپلومیسی. کہ اول تو یہ ہے کہ ہر منسٹر کو فورن افیئرز پہ کمنٹ کرنا نہیں چاہیے. اگر ان کو کرنا ہی ہے تو ان کی تھوڑی سی ٹریننگ کر دی جائے. ہمارے ہاں ایک اچھی ہے وہ فورن سروس اکیڈمی ہے, تو وہاں پہ ان کو 1 ہفتہ لگوا دیں, 2 ہفتے لگوا دیں, تو میرے خیال میں ان کی ٹریننگ ہو جائے گی اور ان کو پھر پتہ چل جائے گا کہ بلا وجہ بولنا نہیں چاہیے, اور اگر بولیں تو ڈپلومیٹک طریقے سے, میجرڈ طریقے سے, نپے تلے انداز میں گفتگو کریں. تو وہ بڑی ریش گفتگو کرتے ہیں اور وہ میرا نہیں خیال کہ کسی طرح بھی پاکستان کے مفاد میں ہے, چاہے وہ افغانستان ہو, چاہے انڈیا ہو, چاہے کوئی اور ملک ہو. تو بہت سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے, اس کے لانگ ٹرم کانسیکوینسز ہوتے ہیں. تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو بھی آپ کے منہ میں آیا آپ نے کہہ دیا, کیونکہ آپ کی جو ذمہ داری ہے, آپ کے اوپر جو جس ملک کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ کیبنٹ کے منسٹر ہیں, ایک آرڈنری آدمی جو بھی بول دے اس کی خیر ہے, لیکن آپ کا جو کہا ہوا ہے وہ اسٹیٹ آف پاکستان کا اسٹیٹمنٹ سمجھا جاتا ہے. سو یو ہیو ہیوی ریسپانسبلٹی آن یور شولڈرز, دے نیڈ ٹو ریئلائز دیٹ. سر لاسٹ ایئر ہم نے یو اے ای کے بھی فنڈز واپس کرنے تھے جو ہم نے نہیں کیے.
सऊदीया के भी $3 बिलियन वापस करने थे जो हमने नहीं किए, और उनको कह दिया कि जी 1 साल की और हमें आप टाइम दे दीजिए। क्या आपको लग रहा है कि कोई ऐसी स्कीम बना रहे हैं, कोई ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं जिससे कि ये पैसा जमा कर पाएंगे और वापस कर सकेंगे, या आपको लग रहा है कि इस साल भी पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो वैसे ही खराब रहेगी, वैसे ही प्रॉब्लम में रहेगी जैसा पहले था? जी, पिछले दिनों मैं देख रहा था, कल या परसों की बात है, जियो पे एक डिस्कशन थी, तो उसमें एक साहब हैं मोहम्मद अली, वो बड़ी रोज़ी पिक्चर पेश कर रहे थे कि जी हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ गई हैं, हमारा स्टेबलाइजेशन भी हो गई है इकोनॉमी को वगैरह-वगैरह। तो उस पे इरशाद भट्टी साहब ने उनको काफ़ी काउंटर किया कि आपकी हम्म। स्टॉक मार्केट हो सकता है बेहतर हो गई हो, लेकिन एक आम आदमी को स्टॉक मार्केट से क्या लेना-देना? वो तो ये देखता है कि मेरी ज़िंदगी जो है वो बेहतर हुई है कि नहीं हुई। तो ये जो चीज़ है ना, ये असल चीज़ यही है। द लिटमस टेस्ट इज़ कि अवाम की हालत आपने कितनी बेहतर की है, कितनी नहीं की। तो उस तरफ कोई प्रोग्रेस मुझे तो नज़र नहीं आती। तो जब तक कि आप अवाम को फोकस नहीं बनाएँगे अपनी पॉलिसीज़ का, तो उस वक़्त तक मेरा ख़्याल है कि कोई बहुत ज़्यादा बेहतरी नहीं आने वाली। और अब तो और भी शिकायत आ रही हैं कि हमारे यहाँ जो है, दौलत का जो इर्तिकाज़ है, जो कंसंट्रेशन है, वो चंद हाथों में होता जा रहा है। तो इन हालात में जो है, फिर एलीट कैप्चर की बात भी की जाती है कि रियासत के जो रिसोर्सेज हैं, उस पे एक नैरो एलीट का गोया कब्जा है। तो ये चीज़ें जो हैं, इस पे मेरा ख्याल है हमारे जो थिंकिंग सेक्शंस हैं, हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, उनको आवाज़ उठानी चाहिए कि भाई गरीबों को भी इसमें स्टेक होल्डर बनाओ, और ये मुल्क जो है सिर्फ एलीट का नहीं है। अवाम को अगर आप रिलीफ नहीं देंगे, तो लॉन्ग टर्म में उसका नुकसान होगा। वो लावा किसी वक्त भी फिर फट सकता है। लेकिन सर अब जो है वो आपने देखा कि जो केपीके के चीफ मिनिस्टर थे, वो गए वहां लाहौर, और उनके साथ जो सलूक किया गया कि जी आप लोग यहाँ क्या बत्तियां देखने आए हैं, देख लिया है निकल जाए। सर ये किस किस्म की अब पॉलिटिशियंस हमारे यहाँ आ गए हैं? वरना तो एक दूसरे के सूबे में जाने में उसमें कोई वीजा नहीं लगता, कोई परमिशन नहीं चाहिए होती, और किसी को इस तरह से करके तो आप और ज्यादा पंजाब और केपीके के दरमियान फासला बढ़ा रहे हैं। जी, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट था जिस तरह से सुहेल आफरीदी साहब को वहां ट्रीट किया गया। उनको मेरे ख्याल है रिस्पेक्टेबल तरीके से ट्रीट करना चाहिए था। आफ्टर ऑल ही इज एन इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर। तो उनके साथ तय कर लेते कि भाई आप कोई कोई प्रोवोकेटिव नारे नहीं लगाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे हालात खराब हों। उनके साथ बैठ के ये बातें तय करनी चाहिए थी, उनके स्टाफ के साथ कर लेते। तो ये बदमज़गी जो हुई है, मेरा ख्याल है इससे पाकिस्तान का इमेज जो है वो इंटरनेशनली मुतासिर होता है, खराब होता है। तो इस तरह की जो चीजें हैं नहीं करनी चाहिए। मसलन एक जर्नलिस्ट ने पूछा उनसे कि क्या आप कोई ड्रग्स तो नहीं लेके आए? आप ये कह रहे हो कि पाकिस्तान का चीफ मिनिस्टर, एक सूबे का चीफ मिनिस्टर जो है वो ड्रग्स का कारोबार करता है? आई मीन व्हाट काइंड ऑफ मैसेज आर यू गिविंग टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी? तो ये हमें सोचना चाहिए। तो बाकी भी मिनिस्टर्स ने, पंजाब के कुछ मिनिस्टर्स ने इस तरह के इररिस्पॉन्सिबल बयान दिए, तो उधर से भी कहीं कहीं सख्ती का मुजाहरा हुआ। लेकिन वो गेस्ट थे, मेजबान की जिम्मेदारी मेरे ख्याल में ज्यादा बनती है कि आप माहौल को खुशगवार रखें, और जहां पे इख्तलाफ है उसको महजब तरीके से आप उसका इजहार करें, ताकि कोई तलखी ना हो, कोई बदमजगी ना हो। बिल्कुल, लेकिन सर उसका ख्याल नहीं रखा गया, और यकीनन एक गलत मैसेज दिया गया। और जो पहले ही सूबे नाराज रहते हैं, पंजाब से खास तौर पे, तो पंजाब ने अपने आप को और ज्यादा ऐसा बना दिया है कि सर अब चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो केपीके के लोग हो, वो जो पहले वो शिकायत किया करते थे पंजाब से, आपको लगता है कि वो मजीद बढ़ जाएंगी बातें? जाहिर है कि इस तरह के अगर आप इकदाम करेंगे, इस तरह से एक बाहर से आने वाले मेहमान के साथ, और वो भी जो चीफ मिनिस्टर है, इस तरह से करेंगे तो मोहब्बत तो नहीं बढ़ेगी, उससे तलखी बढ़ेगी। तो अब वो जा रहे हैं कराची, सिंध जा रहे हैं चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, तो आई होप ही विल बी ट्रीटेड बेटर। तो वहां पे कम से कम जो है इस तरह की तलखी मेरा नहीं ख्याल के होगी, और होनी भी नहीं चाहिए। चीफ मिनिस्टर्स के आपस में अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, एक रिस्पेक्ट का जो है रिलेशनशिप होना चाहिए, बाहमी एहतराम होना चाहिए। तो उसके बगैर जो है ना, डेमोक्रेसी तो नहीं फिर चलती। ये तो दे आर हार्मिंग डेमोक्रेसी इफ दे डोंट रिस्पेक्ट ईच अदर। तो लेकिन सर यू कैन डिसएग्री व्हाइल रिमेनिंग रिस्पेक्टफुल। लेकिन सर आजकल किस बात का खौफ है इस वक्त की गवर्नमेंट को, इस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, कि लोगों के लिखे हुए आर्टिकल्स तक जो है वो भी न्यूज़पेपर से हटवाए जा रहे हैं?
अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि एक आर्टिकल लिखा गया जिसमें कहा गया कि भाई मुल्क से मोहब्बत जो है वो खुद ब खुद इंसान के अंदर होनी चाहिए और आती है, जबरदस्ती तो आप किसी से रिस्पेक्ट नहीं करवा सकते किसी की। इस किस्म का आर्टिकल था सर, जो बातें हम लोग बरसों से वैसे ही बोलते चले आ रहे हैं, लिखते चले आ रहे हैं, अपने कॉलम्स में भी, अपने शोज में भी हम यही बात कर रहे हैं कब से। तो वो चीज जो है वो इस वक्त मेरे ख्याल एक्सप्रेस ट्रिब्यून में वो आर्टिकल आया था और उसके बाद उस आर्टिकल को हटवाया गया। सर किस बात का डर है इनको? अच्छा, वो निजामानी साहब हैं, हमारी जी। जो फजीला काजी हैं, उनके वो बरखुरदार हैं। तो मैंने तो वो आर्टिकल देखा, वो पता नहीं हटाया गया होगा फिर दोबारा लगा दिया या क्या। तो बाद में फिर मेरा ख्याल है कि बेटर सेंस प्रिवेल्ड और वो लगा दिया गया। उन्होंने भी जो है ना, ये जो हमारे यहाँ इनइक्वालिटी पाई जाती है उस पर फोकस किया था कि इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी हो गई है। कुछ लोगों ने उसको जस्टिफाई करने की भी कोशिश की कि जी ये इनइक्वालिटी तो इंडिया में भी है, ये इनइक्वालिटी तो अमेरिका में भी है। तो भाई वहां पे देखिए हमारे वाले मसाइल भी तो नहीं है ना। इस तरह से आप इसको ग्लॉस ओवर नहीं कर सकते कि जनाब इनइक्वालिटी तो हर जगह है। भाई वहां पे आप देखिए कि सोशल मोबिलिटी जो है, अपवर्ड सोशल मोबिलिटी कितनी ज्यादा है। वहां पे हमारे जितने बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर नहीं है, हमारे जितनी गुर्बत नहीं है जितनी हमें बताया जा रहा है कि 45% जो है हमारे लोग गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। बलूचिस्तान में ये शरह जो है ये 71% है। तो ये जो चीजें हैं वो मसाइल को ज्यादा एग्जैसरबेट करती है, खराब करती हैं ये चीजें कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ भी हो, आपके यहाँ वेल्थ क्रिएशन भी नहीं हो रही। तो आईटी में मसलन देखिए थोड़ी सी प्रोग्रेस तो हुई है, लेकिन क्या वो काफी है? हम जो है सोते रह जाते हैं, फिर जब दुनिया आगे निकल जाती है तो फिर हम एकदम उठते हैं, अच्छा अच्छा नहीं अभी करते हैं कुछ। तो वो काम जो इंडिया ने 90s में किए आईटी के फील्ड में, हमने 2-4 साल पहले वो शुरू किए। और अगर हमारी 3 बिलियन की एक्सपोर्ट हो जाए, 3.5 की, 4 की, तो हम बगले बजाते हैं कि जनाब बड़ा काम कर लिया हमने। तो उसका आप मवाजना कीजिए इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं आईटी की वो कितनी हैं। तो ये जो चीजें हैं इन पे हमें तवज्जो देने की जरूरत है। हमें तनकीदी जो सोच है उससे डरना नहीं चाहिए। तनकीद से ही बेहतरी का रास्ता खुलता है। बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है वो अक्सर इन चीज़ों पे रोका जाता है, टोका जाता है, डराया धमकाया जाता है। लेकिन अच्छी बात ये कि लोग इस बातों से रुकते नहीं हैं और लोग जो बात करना चाहते हैं आज के ज़माने में कम से कम उनको रोका नहीं जा सकता। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।